वो मुजरम नहीं था। चाय का घूंट भरते आशा गुल ठहरी। इसकी आंखों में अब्दुर्रहमान का क्या जिक्र। तुम हया ने लब खोले मगर रुक गई। इसके अंदर उबलता गुस्सा, बेयकीनी, सब कुछ रुक गया। कहीं कुछ गलत था। तुमने आयशा, हमें अब्दुर्रहमान की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने केव्स में खो दिया। बेबसी से इसने कहना चाहा। बहारे कभी आशा को देखती, कभी स्क्रीन को। अब्दुर्रहमान केलेस में क्या कर रहा था? तुम जानती हो क्या कर रहा था? तुमने स्कॉटी को बताया इसके क्रॉसिंग का। या वो केलेस में नहीं था, इसे इंका से जर्मनी जाना था। वो केलेस क्यों गया? तुम जानती हो केलेस में था। तुम्हें बहारे ने बताया था। मुझे मालूम है। जिस बात की शिद्दत की इसकी आवाज़ बुलंद हो गई थी। बहारे गुल, तुम जानती थी? आशा बेयकीनी से अपनी बहन को देखा। वह वैसा सहम कर पीछे हुई। मैंने कुछ नहीं किया। सब मुझे ऐसे क्यों देखते हैं? इसकी आंखें दबदबा गई। वो मंगल की रात बॉर्डर क्रॉस करने जा रहा था। क्या ये तुम्हें बहारे ने नहीं बताया? वो बॉर्डर क्रॉस करने जा रहा था। नहीं है या ये नहीं हो सकता। आशा अभी तक दम बहुत थी। इसने तो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं कहा था। मैंने तो नसरी फखरी के बारे में बताया था सिक्योरिटी को। इसने बॉर्डर क्रॉस करना था मंगल और पीर की दरमियानी शब। वो जहाँ था तुम निकाल ही क्यों की सिक्योरिटी को? वो दबी दबी चहलाई थी। इस रात के जहाँ बॉर्डर की बू, रोशनी के गोले सब फिर से ताज़ा हो गए थे, क्योंकि मुझे अब्दुर्रहमान ने ऐसा करने को कहा था। वो बेबसी से बोली थी। बहारे दिन ताइद में सर लाया। मेरी बहन सच कह रही है। मैंने इनकी बातें सुनी थी चर्च में, और हया को लगा कि अगला सांस नहीं ले सकेगी। आशा, तुम्हारा फोन बज रहा है। आने के बकाने पर वो चूंकि गोद में रखा मोबाइल जाने कब से बज रहा था। बहारे नंबर पर लिखा नाम बहुत मोहब्बत से लेकर इसने आने को बताया और सास बटन दबाकर फोन कान से लगाया। अस्सलामुअलैकुम, इसने मुस्कुराकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ईरान से हज़ारों किलोमीटर दूर वो एलहरदार वादी के चर्च में खड़ा बहारे के फोन को कान से लगाए कह रहा था। साथ ही इसने प्लेट को देखा। चर्च के खुले दरवाजे से बैरूनी सीढ़ियां नजर आ रही थी जो पहाड़ के नीचे तक जा रही थी। हया अभी नमाज पढ़ के नहीं आई थी। वो बहारे के पर्स से फोन निकाल कर इसने तस्वीरें खींचने चर्च की ऊपरी मंजिल पर भेजा था। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुर्की वाले कैसे हैं? इसकी मुस्कुराहट और भी खूबसूरत हुई। तमानियत के सारे रंग आंखों में उतर आए। बहुत दिन बाद इसने अब्दुर्रहमान की आवाज़ सुनी थी। आशी, याद है तुमने कहा था तुम मुझे एक फेवर दोगी? वो चर्च की चौखट में खड़ा सीढ़ियों को ही देख रहा था। हया के आने से पहले पहले इसे बात खत्म करनी थी। हाँ बताओ, क्या हुआ? तुम तुर्की के सबसे बड़े बॉर्डर के बारे में क्या जानती है? कौन सा बॉर्डर? तुर्की और शाम का। हाँ, इस बॉर्डर को एक कौमी मुजरम इस मंगल की रात क्रॉस करेगा, गैर कानूनी तौर पर। ऐसे में तुम्हें कुछ करना है। चंद लम्हे खामोशी के बाद वो गालबन किसी और जगह आ गई थी। हाँ कहो, मैं फिर सुन रही हूँ। तुर्की का तुम पर कर्ज है आयशा। अपने दिल से पूछो कि अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि एक मुजरम, तुर्की का एक कौमी मुजरम, गैर कानूनी तरीके से सरहद पार कर रहा है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? आयशा खामोश होगी और वो आवाज़ मजीद धीमी करते हुए बोला, तुम्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को फ़ोन करना चाहिए। तुम्हें इन्हें बताना चाहिए सब कुछ, ताकि वो उसे गिरफ्तार कर सके। मगर नहीं, आशा गुल जी कैसे कर सकती है? आशा गुल तो कुछ भी नहीं कर सकती। ज़रा ऊंचे बोलो, इतना आस्था मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या कोई आस पास है? वो नाराज़ होकर ज़रा हल्के से बोली, जैसे आखिरी फिक्रे को नज़रअंदाज करना चाह रही थी। मैं नहीं चाहता कि कोई सुने। तुम ये सब लिख लो, कमांडर का नंबर भी। और वो इसे तमाम ज़रूरी बातें बताता गया और वो लिखती गई। इन्हें तुम्हारी कॉल ट्रेस करते हुए 90 सेकंड लगेंगे, तो तुमने 80वें सेकंड में कॉल काटनी है। तुम ये करोगी ना? तुमने मुझसे वादा किया था। तभी इसको अपने पीछे किसी की आहट का एहसास हुआ। तेजी से पलटा। अंदर चर्च की सीढ़ियों पर हरकत सी हुई। कोई आगे है, बाद में कॉल करूंगा। इसने मरहबा सुनने से कबल ही सबक रफ्तारी से आ गया और सीढ़ियों की ओट में छुपी बहारे गुल को कान से पकड़कर बाहर निकाला। मैं अभी आई थी। वाह अल्लाह, मैंने कुछ नहीं सुना। छोटी बिल्ली बौखला गई थी, मगर वो लब बीजे बुरहिम से इसे चर्च से बाहर ला रहा था। तुमने मेरी बातें सुन रही थी। तुम्हें तुम्हारी बहन ने सिखाया नहीं है कि किसी की बातें छुप कर नहीं सुनते? मेरी बहन को कुछ मत कहो। जो तुमने सुना, अगर वो तुमने हया को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और दबे दबे गुस्से से कह रहा था, अगर तुमने अपनी बहन को बताया कि मैंने ये बात हया को बताने से मना किया है, तो मैं वाकई बहुत बड़ा पेश आऊँगा। सीढ़ियों पर टक टक की आवाज़ गूंजने लगी। वो ऊपर आ रही थी। जहाँ ने बहारे को मोबाइल वापस किया, जैसे इसने जल्दी से अपने पर्स में डाल दिया। अगर तुमने मेरी बात ना मानी बहारे, मैंने कुछ नहीं सुना। वो हंसी होगी। तब तक वो हया ऊपर पहुंच चुकी थी।
اس نے یہ سب کہا وہ یقینی سے اسکرین پر نظر آتی عائشہ اور بہارے کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں میری بہن سچ کہہ رہی ہے، میں نے خود سنا تھا، تم نے یہ سب سنا تھا۔ اور وہ سمجھتی رہی کہ اس کی اور جہاں کی باتیں سنی ہیں، مگر وہ تو اردو میں بات کر رہے تھے، وہ سن بھی لیتے تو اسے کیا سمجھ میں آتا۔ اس نے اس کی باتیں سنی ہی نہیں تھی، وہ ایک دفعہ پھر سے اس طرح کی کہانی سے نتیجہ اخذ کر چکی تھی۔ اس نے اپنی مجری خود کروائی، اس نے اپنے آپ کو خود گرفتار کروایا، مگر کیوں؟ اس سارے قصے کا کچھ سننا ہی نہیں بنتا تھا۔ وہ حیران تھی، پریشان تھی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ گرفتار ہو گیا؟ عائشہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ میں نے خود دیکھا تھا۔ وہ حیا کے الفاظ لبوں پر ٹوٹ گئے۔ اس نے کیا دیکھا تھا؟ خولا، دعا، روشنی کے گولے، ایک طرف کی کہانی نہیں۔ مجھے نہیں پتا میں نے کیا دیکھا، مجھے نہیں پتا۔ وہ ویسی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر ایک دم دھماکے سے اسے یاد آیا، جہاں کی جوتوں کا رخ جب وہ اٹھا تھا تو اس کی جوتوں کا رخ بائیں جانب تھا، حالانکہ وہ سرحد کی جانب منہ کیے کھڑا تھا۔ کیا وہ سرحد کی طرف نہیں جا رہا تھا؟ اور بائیں جانب جا رہا تھا، مگر بائیں جانب کیا تھا؟ پلیز تمہیں جب کچھ پتہ چلے تو مجھے ضرور بتانا، اگر اسے میری وجہ سے کچھ ہوا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ عائشہ بہت فکر مند اور بے چین ہو گئی تھی۔ حیا نے دھیرے سے سر اس باب میں ہلایا۔ عائشہ کو تسلی دینے کے لیے ایک لفظ بھی اس کے پاس نہ تھا۔ سرحد کی وہ رات اور حال القدس کی دائمی آگ سے اٹھتے دھوئیں کے مرغوبے سب کچھ ایک دم سے تازہ ہو گئے تھے۔ اس نے دیوار پر لگے کیلنڈر کی تاریخوں کو ایک دفعہ پھر دیکھا۔ ابھی اس نے سرخ پین سے آج کی تاریخ یعنی ہفتے کا دن کاٹا تھا۔ ابھی مزید 2 روز باقی تھے، پھر منگل تھی۔ پین رکھ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل تک آئینہ میں خود کو دیکھا۔ ڈوبتی امید کے درمیان اس کا دل بننے سنورنے تیار ہونے کی کسی بھی چیز کو نہیں چاہ رہا تھا۔ سادہ سفید شلوار قمیض اور شانوں میں پھیلا سفید دوپٹہ، ڈھیلا جوڑا کے باندھے بال اور ویران آنکھیں، دل تو وہیں زیتون کے درختوں میں کھو گیا تھا۔ وہ باہر آئی تو روہیل کچن کی آدھی کھلی دیوار کے پیچھے نظر آیا۔ اسے آتا دیکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ پیو کے کپ میں کانٹے سے کافی پینٹ رہا تھا۔ وہ ہلکا سا نفی میں سر ہلاتے آگے آئی۔ وہ کچن کی سینٹر ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ جہاں نے گھبرانے ہے، گھوم پھر کر وہی سوال۔ اچھا ہے نا وہ نہیں آیا، سب خوش ہو گئے۔ اسے میرے ساتھ دیکھ کر خوش تھا ہی کون بھلا؟ وہ تلخی سے بولی۔ ارے میں تو خوش تھا، بلکہ وہ آتا تو میں اور بھی خوش ہوتا۔ خیر پھپھو کہہ رہی تھی کہ وہ منگل کو آ جائے گا۔ روہیل پوچھ رہا تھا بتا رہا تو وہ سمجھ نہ سکی۔ پھپھو کو تو اس نے خود ہی بتایا تھا، مگر جب اسے خود یقین نہیں تھا تو روہیل کو کیا یقین کراتی۔ نتاشا کہاں ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے موضوع بدلا۔ اندر ہوگی، ولیمے کے لیے اپنے ڈریس کی ڈیزائننگ کرتی پھر رہی ہے۔ اچھا خوش ہے وہ پاکستان آ کر؟ ہوں۔ روہیل کا کافی پھینکتے ہوئے ذرا سا شانشہ یہ ہاں تھا یا نہ وہ سمجھ نہیں سکی۔ اور اب تو ابا بھی جہاں سے خوش تھے، تو پہلے کون سا وہ کہتے رکی۔ ایک دم سے کچھ یاد آیا۔ وہ کٹی میں جب روہیل سے اس کی بات ہوئی تھی تب اس نے کچھ بتایا، تم نے بتایا تھا روہیل؟ یاد ہے کہ ابا کسی وجہ سے جہاں سے خفا تھے؟ چھوڑو ہو یار، رہنے دو، وہ تو بس ایک سے ہی نہیں۔ مجھے بتاؤ، تم نے کہا تھا بعد میں بتاؤں۔ کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن جب ابا 1.5 سال پہلے استنبول میں سپنگ پھپھو سے ملنے گئے تھے تو انہوں نے کسی لڑکی کو جہاں کو ڈرائیو کرتے دیکھا تھا۔ بس اسی بات سے ان کے دل میں گھر لگ گئی تھی۔ مگر ہے چھوڑو، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور حیا کو تو یہ بات اچھی طرح یاد تھی کہ اس نے ابا اور تایا کی باتیں سنی تھی۔ ہاں وہ یہی بات کر رہے تھے، لیکن جہان نے اسے یہ بات کبھی نہیں بتائی کیونکہ اس نے پوچھی نہیں۔ تو کیا ابھی بھی کچھ ایسی باتیں تھیں جو وہ اسے نہیں بتاتا تھا؟ جیسے عاشق وہ سب کہنا۔ اف، وہ دونوں ابھی وہیں بیٹھے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ حیا نے آگے ہو کر فون اٹھایا۔ ذہن میں پہلا خیال ولید کا آیا تھا۔ حیا کیا تم فارغ ہو؟ سائمہ تائی بہت ہی شیرین لہجے میں بول رہی تھی۔ یقیناً کوئی کام تھا۔ جی بتائیں۔ انعم کے ساتھ مارکیٹ تک ہوا، کچھ قمیضیں لینی ہیں اور اسے اور اپنے تایا کا تمہیں پتہ ہے وہ اکیلے جانے کہاں دیتے ہیں۔ اوکے میں آ رہی ہوں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ نہ آتی، لیکن اس ارم سے بھی بات کرنی تھی۔ سو ایک نچ پر پہنچ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس کا کار پارکنگ ایریا میں رکی اور کیری کونٹل ٹریل پر رکھا چابی گھماتی ارم کو دیکھا۔ شلوار قمیض پر سکارف لی اور ذرا بے چین نگاہوں سے شاپنگ پلازا کو دیکھ رہی تھی۔ چلیں؟ اس کی بات پر ارم چونکی۔ ہاں چلیں، مجھے کچھ قمیضیں لینی ہیں۔ بلکہ ایسے کرتے ہیں کہ ارم ذرا تہذیب سے رکی۔ مجھے پنک کلر میں لان چاہیے۔ تم یوں کرو، تم شاپ کے اندر چلی جاؤ، جو اچھا لگے نکال لینا۔ میں تمہارا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ اچھا ہے۔ مجھے کچھ چوڑی بھی اٹھانی ہے، میں تب تک دوسرے پلازا سے اٹھا لاؤں۔ تم بیٹھو، میں آتی ہوں۔ وہ جیسے ساری تمدیں تیار کر کے لائی تھی اور اب جلدی جلدی لاک کھولنے لگی۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ میں تم یوں کیوں تھکاؤں؟ بس 10 منٹ تو لگیں گے۔ ارے ارم، اگر تمہیں یوں اکیلے جانا ہے تو پہلے اپنے ابا سے پوچھ لو۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی اپنا موبائل تایا کا نمبر بلایا اور کال
का बटन पर हाथ रखा मगर दबाए बगैर स्क्रीन इरम को दिखाई। दरवाजे खोलते इरम का हाथ ठहरा, आंखों में उलझन और फिर गुस्सा धारा। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी लड़के से मिलने जा रही हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम वली से मिलने जा रही हो। इसने बगौर इरम को दिखाते हुए रेखसान से कहा। एक लम्हे के लिए इरम के चेहरे का रंग बदला। इसने थूक निकला मगर फिर वही जी कढ़ा कर बोली, और अगर जा भी रही हूँ तो क्या कर लोगी तुम? मैं अकेली घर चली जाऊंगी और किसी को कुछ नहीं कहूँगी। फिर जब तुम तन्हा होगी तो सब खुद ही वाज़ेह देती रहना। मैं कुर्बानी के बकरा क्यों बनूं हमेशा? मैं किसी से नहीं डरती है या वो तो मुझे मालूम है। तुमने जो मेरी वीडियो देने की हरकत की है इससे पता चल गया था कि तुम्हें अल्लाह का खौफ भी नहीं है। कौन सी वीडियो? इरम ने उबरी उठाई। चेहरे का बदलता रंग गवाही दे रहा था कि यह हरकत इसी ने की है। फ़ोन पर भले वो जितनी मजबूत से बात कर ले, सामने की बात और होती है। तुम्हें भी पता है और मुझे भी कि मैंने किस वीडियो की बात कर रही हूँ। तुमने इस तरह करते हुए इतना भी नहीं सोचा कि इसमें तुम्हारी भी बदनामी होगी। दुख से इरम को देखते हुए बोली। गाड़ी के शीशे आधे खुले थे, इसके बावजूद बाहर के शोर से बेनियाल दोनों एक दूसरे को देख रही थी। यार दुख से और इरम तरह से मेरी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मेरी जितनी बदनामी तुमने करवानी थी करवा ली। इरम तुम वलीद से वो वीडियो वापस ले लो। खिया ने इजाज़त नहीं की थी, बस कदीम से कहा था। अच्छा ये चाहती हो तुम? और अगर मैं ना लूँ तो? इरम के चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट थी। तो तुम नताज की जिम्मेदार खुद होगी। और अगर मैं इस शर्त पर लूँ कि अब्बा के सामने जाकर तुम कहो कि इस रात मैं तुमसे बात कर रही थी और वो तुम्हारा ही कोई जानने वाला था जिसने अब्बा के फ़ोन करने पर फ़ोन उठाया था। चल लम्हे बहुत उसे देखती रही। यू नो वट, तुम और वलीद एक जैसे हो। जब खुद फंसते होते हो तो तब भी तुम्हें लगता है कि दूसरों को अपने इशारों पर नचा सकते हो। मैं ऐसा नहीं कभी नहीं करूँगी। तो फिर ठीक है, करने दो वलीद को इस वीडियो के साथ जो करना चाहते हैं। चंद लम्हे दोनों के दरमियान एहताली सी खामोशी हायल रही। ख्याल सोचते हुए विंडो स्क्रीन के बाहर देखती रही। किसी तरह इसे इरम को कन्विंस करना था कि वलीद से वीडियो ले रहे किसी भी तरह। अरे इरम मेरी बात सुनो, अगर इसमें तुम्हारा पार्ट भी है, सिर्फ मैं नहीं तुम भी बदनाम होगी। पहली दफ़ा इरम के चेहरे पर एक मुतमईन मुस्कुराहट उभरी थी। आर यू श्योर हिया कि इसमें मेरा भी पार्ट है? और हिया सुन रहेगी। इसका मतलब था कि इरम ने अपना पार्ट एडिट कर दिया था और वो इन कामों में बहुत माहिर थी। इससे पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया कि वो ऐसे भी कर सकती है? तो तुमने सिर्फ मुझे बेइज्जत करने के लिए सब कुछ किया। इरम तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। वो जो इतनी देर से स्मार्ट लहजे में बात कर रही थी, अब कि इसकी आवाज़ में शिद्दत सदमा दर आया था। हाँ करती हूँ, और तुम मुझे तुम्हारे इस बुरके से भी नफरत है। हमेशा तुम्हारी वजह से मुझे अब्बा की बातें सुननी पड़ती हैं। इरम एकदम फूट पड़ी। जब रोहिल भाई अमेरिका गए तो तुम यूनिवर्सिटी में तो तुम एक मॉडर्न बन गई थी। अब तुम्हें कुछ नहीं कह सकते थे, सो उन्होंने मुझ पर रोक टोक ज़्यादा कर दी कि कहीं मैं तुम्हारी जैसी न बन जाऊँ। तुम्हारी वजह से मुझ पर सख्तियाँ बढ़ती ही हैं और अब मैं तंग आ गई हूँ इस ज़बरदस्ती के स्कार्फ से। मेरे बस चला तो मैं इस शहर की सारी स्कार्फ शॉपिंग को आग लगा दूँ। मुझे नहीं करना। वह स्कार्फ क्यों करते हैं? अब इतनी सहती हुई एकदम रोने लगी। तो फिर क्या करेंगे? वो सहती ना करें तो क्या अपनी बेटी को खुला छोड़ दें कि जो मर्जी करो? ऐसा नहीं हो सकता इरम। हाँ ठीक है, इनको जेन जाजी भी करनी चाहिए। इन्हें स्कार्फ के लिए पहले कन्विंस करना चाहिए। मगर इरम इनकी नीयत तो हमेशा अच्छी थी ना। इसने समझाने की कोशिश। इरम के आंसुओं से इसका दिल जरा पिघला था। तुम्हें ज़्यादा अब्बा की वकालत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी तो ठीक है, घर चलो। घर मुझे नहीं जाना कहीं। वासु हुई थी एकदम बहुत तलखी से कहती सीधी हुई। ने अफसोस से देखा। दिल में जो नरम गोशा बनने लगा था फौरन मिट गया। आखिर वो भूल भी कैसे सकती है कि इरम ने वलीद को वीडियो दे दी थी। इतना बड़ा धोखा इसने हिया के साथ किया था। इसने अफसोस से सर झटका और चाबी घुमाई। कार के इंजन में हरारत पैदा हुई। इरम बीगी निगाहों से शीशे के पार देख रही थी। इसे अब भी अपनी ही फिक्र थी, अपना स्कार्फ, अपने अब्बा की साथियाँ, अपनी मजबूरियाँ। इसे अब भी हया की या वीडियो की कोई फिक्र नहीं थी। मंगल आया, सुबह ही दोपहर चढ़ी, शाम उतरी और रात छा गई। वो नहीं आया, बुध भी गुजर गया और जमरात को तो जाहिर चाचा की बेटी मेवश पाकिस्तान आ गई। मगर वो शदीद क्राइम्स में थी। जाहिर चाचा और रावदा चाची ने किसी को नहीं बताया, मगर साइमा ताई को अपनी किसी जरिए से पता चल ही गया कि मेवश का शोर इससे अगली फ्लाइट में आ रहा था, मगर इमिग्रेशन की किसी चक्कर में फंस गया और इन वक्त पर गिरफ्तार कर ले गया। मेवश की फ़्लाइट चूँकि एक रोज़ पहले की थी तो वो इस वक्त तक पाकिस्तान आ चुकी थी। और फिर खबर मिलते ही ताया फरकान और इनकी फैमिली में सभी आवद चाचा की तरफ इकट्ठा हो गए थे। डाइनिंग हॉल और डाइनिंग रूम के दरमियान जालीदार पर्दा आधा गिरा था। इसके पास सोफा पर सब बड़े बैठे थे। लड़के वगैरह भी इकट्ठे हो गए थे। सब बाहर लाइन में थे। अब तो हया की वजह से लड़कियों की तरफ आने भी झिझकते थे। नताशा और रहील अलबत्ता सोफों पर ही बैठे थे। अफान के माँ बाप क्या कहते हैं? ताया अब पूछ रहे थे। इनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। जो अब आवाज़ चाची बुरे दिल से कुछ बता रही थी। इनको यकीन सबका यूं अफसोस के लिए आना अच्छा नहीं लगा था।
آج کل کے لڑکی پتہ نہیں کن چکر میں ہوتے ہیں۔ سائمہ تائی نے ہمدردی سے کہا۔ مہوش نے دبے دبے غصے میں جالیدار پردے کو دیکھا اور ایک دم اٹھ کر اندر چلی گئی۔ سونیا نے افسردگی سے اسے جاتے دیکھا۔ کیا کیا جا سکتا تھا؟ بس اللہ تعالیٰ خیر سے اسے واپس پہنچا دے، پھپھو نے ڈیرے سے کہا۔ انہیں بھی سائمہ تائی کا یوں اسرار سے سب کو افسوس کے لیے دلانا اچھا نہیں لگا تھا۔ جہاں کی کوئی خبر ہے، بھی منگل تو گزر گیا، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ سائمہ تائی کو پھپھو کا ٹوکنا برا لگا تھا، یوں تپنگ اور عفان سے جہاں کی طرف کر دیا۔ حیا چون کر آدھے ہٹے پردے کو دیکھنے لگی۔ آ جائے گا بھابھی، کسی مسئلے میں ہوگا تبھی دیر ہوگی۔ پھپھو کی آواز مزید دھیمی ہوگی۔ تم بھی اپنے بیٹے پر نظر رکھا کرو سبین۔ تایا ابا نے اسی انداز میں کہا جس میں عفان کی بات کر رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ بھی کس طرح کے ٹھیک کام کر رہا یا نہیں۔ اپنے باپ کے جنازے پر بھی تو نہیں آیا، جہاں کا یا کیا ذکر بھائی؟ پھپھو کے لیپے میں دبا دبا سا شکوہ تھا۔ حیا نے میز کا کونا سختی سے پکڑا، پیشانی کے رگے بجھ گئی، اندر ایک ابلا سا اٹھا۔ عفان کا بھی تو ہمیں نہیں معلوم نہیں تھا، یہاں شاید کسی کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ تایا ابا نے پھپھو کی بات سنے بغیر تبصرہ کیا۔ حیا کے اندر قبلہ بس کسی لاوے کی طرح پھٹ پڑنے کو تیار تھا۔ وہ بشمکل وہ ضبط کر کے لب بیجے بیٹھے رہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ حیا نے مڑ کر دیکھا، جالیدار پردے کے پاس پھپھو ذرا ہفکی سی کہتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے سائمہ تائی اور عابدہ چاچی تائی کے چہرہ کو مانی خیز تاثرات دیکھے اور پھر ابا کو دیکھا جو خاموشی سے پھپھو کو دیکھ رہے تھے۔ سچ کہو تو سپین، مجھے تمہارے بیٹے کا کام مشکوک لگتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ریسٹورنٹ، کبھی کہتے ہیں جاب سے چھٹی نہیں ملی۔ بہتر ہوگا تم اس پر چیک رکھا کرو تاکہ کل کو کوئی بڑا نقصان نہ اٹھانا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا کام کرتا ہے۔ بتایا کہ اس بات پر اسے لگا کہ اس کی برداشت ختم، بس بہت ہو گیا، اب مزید وہ نہیں برداشت کر سکتی۔ یہ ٹھیک تھا کہ اسے راز رکھنے آتے تھے، مگر اسے صرف راز رکھنے چاہتے تھے جن کا تھا رکھنے کا کوئی فائدہ ہو، اب مزید نہیں۔ وہ تیزی سے اٹھی، جالیدار پردہ اٹھا دیا، ڈائرینگ روم کے دروازے پر آئی۔ اس کا یوں آنا سب کو اسی طرح۔ کیا آپ جانتے ہیں تایا ابا کہ وہ کیا کام کرتا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاؤں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ وہ بڑے تھے اور ان سے ادب سے بات کرنی تھی، مگر وہ اپنے لہجے میں غصے کو ضبط کیے جب بولی تو اس کی آواز کافی بلند تھی۔ تایا ابا نے قدرے حیرانگی، قدرے برہمی سے اسے دیکھا، پھر سلمان صاحب اور فاطمہ کو کہ جیسے کہہ رہے ہوں کہ ان کی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ شاید آپ نہیں جانتے، ٹھہرے میں آپ کو بتاتے ہیں، وسیع انداز میں اونچی آواز میں بولی۔ جہاں ابھی لیے نہیں آ سکتا کیونکہ وہ اپنی آپشنل اسائنمنٹ میں پھنسا ہوا ہے۔ آپ تو یہ بھی نہیں جانتے ہوں کہ ہماری ایجنسی کا ایک ایجنٹ ہے، ایک بہت قابل آرمی آفیسر۔ یہ بات کہہ کر جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے باری باری سب کے چہرے کو دیکھا۔ تایا ابا، سائمہ تائی، زاہد چاچا، عابدہ چاچی سب حیران سی اس نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے جیسے انہیں سمجھ نہ آیا ہو اس نے کیا کہا۔ آہستہ آہستہ اس کے الفاظ ان کے ذہنوں میں ٹھہرنے لگے، ان کے معنی ان کے سامنے عیان ہونے لگے۔ آرمی آفیسر، ایجنٹ؟ تایا فرقان نے پہلے حیران نظروں سے دیکھا جو اپنی بات کے چکنے کے بعد ذرا پرسکون سی چوکھٹ پر کھڑی تھی، پھر سپین پھپھو کو دیکھا جو خاموشی سے صوفے پہ بیٹھی، مگر ان کی آنکھوں کا سکون اس بات کا گمار تھا کہ انہیں حیا کی اس بات کی ہوشی تھی۔ ضرور تو نہیں تھا کہ سب کچھ جہاں آ کے بتاتا، انہیں شاہ جہاں نے منع کر رکھا تھا، سو انہوں نے بیٹے کا مان بھی رکھا، لیکن حیا کے اس عمل سے جیسے انہیں دل میں سکون مل گیا تھا۔ وہ ہماری ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے؟ سائمہ تائی شاور سے بولی۔ کیا وہ آرمی آفیسر ہے؟ واقعی؟ جی تائی، یہ سچ ہے، وہ سینے پر ہاتھ بانٹے لپٹے بہت اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ ہر دفعہ انسان کو اپنے لیے جنگ نہیں لڑنی ہوتی، کئی دفعہ دوسروں کے لیے بھی لڑنی پڑتی ہے، اور وہ اس وقت وہی کر رہی تھی۔ اس نے بہت عرصے یہ بات اپنے تک رکھی، آپ لوگوں کو نہیں بتائی، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو اپنا نہیں سمجھتا۔ ہاں ٹھیک ہے کہ اس کی جاب کی نوعیت ایسی تھی کہ اسے اپنی شناخت چھپا کر رکھنی تھی، لیکن وہ جانتا تو بتا سکتا تھا، چاہے اسے پھپھو کو ہمیشہ سے پتا تھا جیسے بہت سے دوسرے لوگوں کو معلوم تھا، لیکن اس نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا۔ اس نے لوگوں سے کہتے ہوئے تایا فرقان کو دیکھ بہت فخر سے کہا تھا، کسی غدار کے بیٹے کو فوج میں کمیشن نہیں مل سکتا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تایا ابا، کتنے ہی غداروں کے بیٹے بھتیجے آج بھی فوج میں کام کر رہے ہیں، بہت دیانتداری اور محب الوطنی سے کار کر رہے ہیں۔ اس لیے جب اس کو جاب مل گئی تو اس نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ کا مان نہ ٹوٹے، تاکہ آپ کے فخر کو ٹھیس نہ پہنچے۔ وہ جانتی تھی کہ کافی زیادہ بول رہی ہے، بڑوں کے سامنے اتنا نہیں بولنا چاہیے، مگر بات کرتے ہوئے وہ تمیز اور تہذیب کی حد سے آگے بڑھی تھی۔ البتہ اس کی آواز ذرا اونچی تھی۔ بعض دفعہ انسانوں کو خود غرض مجمع کو اپنی بات منوانے کے لیے تھوڑا سا بدتمیز اور لاؤڈ ہونا پڑتا ہے۔ ڈائننگ روم میں اتنا سٹاتا تھا کہ اگر سوئی بھی گرتی تو گونجتی پیدا ہوتی۔ فرقان تایا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، جیسے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے یہ سب کیا ہوا ہے۔
नताशा रोहिल से धीमी आवाज में कुछ कह रही थी और वह जवाब में कुछ बता रहा था। नताशा इसकी बात सुनकर जरा सा मुस्कुराई और वह फातिहाना ने गांव से इसे देखा और कहा, डायनिंग रूम में मौजूद वो वाहिद थी जिसे इस खबर ने महफूज किया था। क्या करता है वो आर्मी में? क्या रैंक है इसका? जाहिर चाचा वो पहले थे जिन्होंने सवाल किया। शायद इनके जहन ने इस बात को कबूल कर लिया था। मेजर है। इससे पहले कि वो जवाब देती, जवाब किसी और ने दिया। ना इसने, न पप्पो ने, न हिया ने। बेहतियात चूंकि सलमान साहब। अब हैरान होने की बारी इनकी थी। इसके लब जरा खुले थे और आंखों की पतलियां फैल गई। अब्बा को पता था, अब्बा को पता था। इसने पप्पो की तरफ देखा। वो हैरान थी। क्या तुम्हें मालूम था? ताया फुरकान को झटका लगा। जी काफी अरसे से पता था। इन्होंने कहते हुए हिया को देखा, जैसे कह रहे हैं कि तुम वो वाहिद नहीं हो जिसे ये बात मालूम थी। मैं इस शहर में रहता हूँ। मेरे अपने ही भी सोशल हैं। मुझे काफ़ी अरसे से पता था और मुझे इस बात का गुस्सा था कि क्या था जो हमें बता देता। हम इसके अपने थे, दुश्मन तो नहीं थे। हैया ने बेइख्तियार रोहिल की तरफ देखा। रोहिल ने इस बात में सर हिलाया। तो यही बात थी जिसलिए अब इससे बरगश्ता थे। वो लड़की वाला मामला नहीं था और ये बात थी रोहिल को भी पता था, अब्बा को भी पता था। नताशा को शक था, बस एक वही बेवकूफ़ थी जो 3 महीने से इसकी पहेलियां ढूंढती ठहरेगी। काश वो इस सब से पहले पूछ लेती। खैरियत है? ताया फरकान बमुश्किल कह पाए। वो अब तक बेयकीन थे। इसे कभी तो चाहिए था कि वो हमें बता देता। मुझे पता था। वो बताना चाहता था मगर इसकी जॉब की कुछ मजबूरियां थी। वो नहीं बता सकता। अब तो जानते हैं कैसी जॉब में मुश्किल होती है। बहरहाल इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ। सबीन पप्पो ने बहुत सुकून से कहा था। इनके चेहरे से जाहिर नहीं था मगर वो बहुत मुतमईन थी। तुम्हें किसने बताया? फातिमा अभी तक हैरान थी, कभी इसे देखती कभी सलमान साहब को। तो वह समझ नहीं पा रही थी कि इस बात पर खुशी होनी चाहिए या नहीं। जहाँ ने इसे मुझे ही बताना चाहिए था ना। इसने शाने चलाते हुए जवाब दिया। बस एक जवाब, हर जवाब पर बारी। साइमा ताई, आमना चाची, मानीहेज, निगाहों, जफर बताने के नश्तर, हर बात का जवाब मिल गया था। वह वापस पलटी तो देखा डाइनिंग रूम में मौजूद लड़कियां इसे शर्दर व हैरान निगाहों से देख रही थी। हाँ, बड़ी खबर थी मगर जल्द ही सब इसे कबूल कर लेंगे। अगर वो आया तो पता नहीं सब इसके साथ कैसे सलूक करेंगे। मगर वो आए तो सही, कब आएगा? वो जानती थी वो जहाँ भी होगा, जिस जंग में भी होगा, अकेले नहीं होगा। वो इसके साथ होगी। अपने घर में लैपटॉप के आगे बैठी तुर्की की तस्वीरें देख रही थी। जब इसका मोबाइल बजा, स्क्रीन को देखते हुए इसने फ़ोन उठाया। नंबर देखते हुए जैसे इसके अंदर तक करवाहट घुल गई। वलीद जाने ये कब इसकी जान छोड़ेगा। चंद लम्हे वो जल्दी बुझती स्क्रीन देखती रही, उठाए या नहीं। मगर इस आदमी से कुछ भी नहीं, उठाना ही पड़ेगा। इसने सब्ज बटन दबा के फ़ोन कान से लगाए। हेलो, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। क्या तुम 5 मिनट में बाहर आ सकती हो? इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले दबाया था। क्या तुम इधर क्या करने आए हो? वह हैरान और परेशान सी खड़ी हुई। फिर कमरे से बाहर निकली। वो बेरहमी दरवाजे की तरफ नहीं बल्कि सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। मैंने तुमसे कहा था मुझे तुमसे बात करनी है। वह आर्किटेक्ट वाला मसला भी हल नहीं हुआ और मैं जानता हूँ जब तुम इससे हल करवाओगी। मैं इस दिन पैराडाइज हेड वेट करता रहा मगर तुम नहीं आए हो। अब मेरा ख्याल है कि कहो वक्त आ गया है जब मैं तुम्हारी बात संजीदगी से सुनना चाहिए। और मैं तुम्हें कहा था कि मैं नहीं आऊँगी। तुम मुझे क्या समझते हो? तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हारी गैदरिंग बकताऊँ, डर जाऊँगी? ग्रो अप प्लीज। लेजी में सख्ती लेते हुए तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। इसने ड्रेस का दरवाज़ा खोला, तेजी से बाहर आई। मैंने फ़ोन तुम्हारी ये सब बातें सुनने के लिए नहीं किया। तुम बाहर रहा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। बस 5-10 मिनट लगेगी। ओके, कॉल काट दी। इसने शाने पर रखे अंदाज में फ़ोन बंद को देखा और फिर तेजी से आगे आई। छत पर कोने में पड़े एक झूले के पीछे से इसने मंडप पर जोगा। बाहर रात से आई थी, कहीं से ड्रेस चल रही थी। गेट से वलीद की स्याह गाड़ी खड़ी नजर। वह जरा ड्राइविंग सीट पर बैठा था, स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे मुंतजिर इनके गेट की तरफ देख रहा था। हिया के अंदर तूफान सा उठने लगा। बेबसी भी थी, गुस्सा भी। ये आदमी किस तरह इसके पीछे छोड़ने को तैयार ना था। पता नहीं कुछ लोगों को अल्लाह का खौफ नहीं होता। किसी की कमजोरी हाथ लगने पर खुद को खुदा क्यों समझने बैठते हैं। मगर नहीं, ऐसे खुदाओं से ब्लैकमेलर से निपटना इसे अच्छी तरह आता था। वो मुड़ी और ड्रेस पर रखे हुए मसनूई पौधों की तरफ आई जो बड़े बड़े गमलों में रखे थे। गमले बड़े थे इसलिए टहनियों को खड़ा रखने के लिए इन्हें मिट्टी के बजाय छोटे बड़े पत्थरों से बढ़ा गया था। इसने एक वजनी पत्थर उठाया और वापस मंदिर तक आई। वलीद अभी तक मुंतजिर निगाहों से इसकी गेट की तरफ देख रहा था, जैसे इसका ख्याल था कि इसकी ब्लैकमेलिंग में आकर वह भी गेट से दिखाई देगी और एक दफ़ा फिर इसकी गाड़ी में बैठ जाएगी। मोमन एक सुराह से दोबारा कभी नहीं डसा जाता। वो इतनी कमज़ोर तो नहीं थी कि इसकी ब्लैकमेलिंग की वजह से इसके साथ बैठ जाती।
وہ اور ہوتی ہوں گی کمزور لڑکیاں جو بلیک میلنگ سے ڈر جاتی ہوں گی. نہیں، اگر اس نے جنت کے پتے تھامے تو اللہ اسے رسوا نہیں کرے گا. یہ وعدہ اس نے حجان سے کیا، مگر حجان تو اس وقت نہیں تھا جو اپنا وعدہ نبھا جہان سے کیا. جہاں تو اس وقت نہیں تھا جو اپنا وعدہ نبھا سکتا، اسے خود بھی کچھ کرنا تھا. اس نے ایک نظر ساتھ میں پڑے پتھر کو دیکھا اور ایک نظر نیچے کھڑی گاڑی کو. لمحے بھر کے لیے ساری باتیں ڈا کر کے ذہن پہ چھا گئی. ولید کی بلیک میلنگ، اس کی بدتمیزیاں، اس کی ہر حرکت، جس سے اسے ذہنی عزیز میں مطلع کر رکھا تھا. اور پھر اس نے وہ پتھر کھینچ کے اس کی گاڑی پر مارا. اندازہ اس نے ونڈو اسکرین کا کیا تھا، مگر وہ بونٹ پر لگ کر نیچے گرا. ولید نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بجائے کہ وہ گردن اوپر کرتا حیا پیچھے ہو گئی. یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے سامنے آنے سے ڈرتی تھی، بلکہ اس کا سکارف نہیں لے رکھا تھا. گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور ٹائروں کی رگڑ. حیا نے حیرت سے منڈلے کے سراغ سے نیچے دیکھا. ولید کی گاڑی دور جاتی دکھائی دے رہی تھی. اتنا بزدل نکلا وہ، بس ایک پتھر سے ڈر گیا. اس کو واقعی ہی حیرت ہوئی تھی، یا شاید ہر بلیک میلر اتنا ہی کمزور، بزدل اور گٹھیا ہوتا ہے. تنفس اور حواس کو قابو کرتے ہوئے واپس آئی. کمرے میں آ کر اس نے لیپ ٹاپ پر لگی تصویریں بند کر دی. دل اتنا اچاٹ ہو گیا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے. وہ بدنیت آدمی پتہ نہیں کب تک اس کا پیچھا کرتا رہے، کب اس کا پیچھا چھوڑے گا. کیا ساری زندگی بھی ایسے ہی کرتا رہے گا؟ اور کب تک پتھر مار مار کر بگ جگ کر اسے دور رکھے گی؟ کسی دن اگر واقعی اس نے گھر بھیج گیا اور وہ سی ڈی ابا یا کسی کو دکھا دیا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اپنی عزت مقام کھو دے گی. ولید کے ہاتھ سے ملنے والی سی ڈی سب حرام کر دے گی. ارم اور ولید، ان دونوں کو اللہ کا خوف نہیں تھا. وہ بے دلی سے بیٹ پر آ کر بیٹھ کے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے. بلاآخر لاؤنج میں امو اور پھپھو کے ساتھ بیٹھنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا. پھپھو تو ویسے بھی ان دنوں سب کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی. جہاں نے کیا، کب، کیسے، جو کچھ کیا، ان چیزوں سے دلچسپی نہیں تھی. وہ تو اپنی طرف سے بم پھوڑ کر فارغ ہو چکی تھی. آگے پھپھو جانی اور ان کا بیٹا. جب دل زیادہ اداس ہوتا تو وہ وضو کر کے آئی اور قرآن کھول کر بیٹھ کی. جہاں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ روز قرآن پڑھے گی، مگر اب تک نہیں پڑھ سکی تھی. اب وہ پڑھے گی، مگر کہاں سے شروع کر؟ بہرحال اس نے سورہ نور نکالی. یہ وہ سورہ تھی جس نے ہر چیز شروع کی تھی، جس نے اسے ایک اور دنیا میں بھیجا تھا. تو اب اسے ایک بار پھر اسے پڑھنا تھا. ہاں، عائشہ کہتی تھی قرآن میں ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، ہر دکھ کا مداوا، ہر پریشانی کی تسلی، ہر فکر کا حل. ہر سورہ نور پڑھنے لگی. آہستہ آہستہ دل پر چھائی تنگی قرآن پر لکھے حروف سے کم ہونے لگی. سیاہ حروف، اس کا سیاہ موتی جو رومال میں تھا، اور سات کنکر بھی. اس کے دل میں دوسری خیال آیا. اس نے سر جھٹکا اور آیت پر توجہ دی. وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لانے والے ہیں اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو ضرور زمین پر جانشین مقرر کرے گا، جیسے کہ ان سے پہلوں کو مقرر کیا، اور ان کے لیے جس دین کو پسند کیا اسے ضرور مستحکم کرے گا، اور ان کے خوف ضرور امن میں بدلے گا. بس یہ شرط یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. لمحے بھر کو کمرے میں روشنی بھر گئی. سونے کی پتنگیں ہر سو گرنے لگی. نور تھا اور نور کے اوپر نور. اور الفاظ بہت ہی خوبصورت اور پر امید تھے. کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کیا واقعی ہی اسے اپنے دین کی ثباتی نصیب ہوگی؟ کبھی کبھی قرآن کی باتیں اتنی پر امید دکھائی دیتی ہیں کہ اپنی ناامیدی زندگی سے ریلیٹ کرنا اسے مشکل لگتا ہے. مگر مریم خانے نے کہا تھا کہ یقین سے مانگیں تو ضرور ملتا ہے. ایک دفعہ ان آیات پر یقین کر کے تو دیکھیں، کون جانے. اس نے قرآن بند کر کے آرام سے بک شیلف میں پر رکھا اور آنکھوں آگے بازو رکھ کر لیٹ گیا. ابھی وہ صرف سونا چاہتی تھی. تھکن بہت زیادہ ہو گئی تھی، بہت زیادہ. صبح وہ اٹھی تو پہلا خیال ان آیت کا آیا. ہاں، کمرے میں اب صرف سورج کی روشنی اور صبح کی ٹھنڈ ہوا، رات والی روشنی اب ادھر نہیں تھی. انسان اسی خیال کے ساتھ اٹھتا ہے جس کے ساتھ وہ سوتا ہے. شاید اس لیے انسان جس ایمان کے ساتھ مرے گا اسی کے ساتھ اٹھے ہی جائے گا. درمیان کا دورانیہ بیمانی تھا. وہ پلٹی لپٹی باہر آئی. اس گھر میں ابھی سو رہی تھی. لاؤنج اور کچن کے بیچ آدھے کھلی دیوار سے نور پانو کام کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی. بس منظر میں کوئی مانوس غیر مانوس سی آواز آ رہی تھی. نور بانو، ناشتہ میں نے نتاشا بی بی کے لیے مینگو سلش بنایا تھا، آپ پئیں گی؟ اور سر ہلاتے ہوئے آگے آئی. کاؤنٹر سے گلاس اٹھایا اور سلیش والے جگ کو اس میں ڈالا. ہٹی ہوئی برف اور جوس کی داڑ اس میں گرنے لگی اور پھر وہ پاس رکھی کرسی پہ بیٹھی اور گلاس لبوں تک لے جاتے ہوئے یوں ہی سر اٹھایا. گول دائرے میں گھومتی ہوئی کانچ اور لکڑی کے ٹکرانے کی مدھم آواز، کانچ کی گلاب کی پنکھڑیاں اور لبوں تک جاتا ہوا گلاس فوراً نیچے آیا. آنکھوں کی پتلیاں بے یقینی میں پھیلی. لاؤنج اور کچن کے درمیانی دیوار کے اوپر اس کا کاؤنٹ شام ہوا سے جڑ رہا تھا. یہ کہاں کیسے آیا؟ کس نے لگایا؟ اس نے حیرت اور شاک سے نور بانو کی طرف دیکھا. کام کرتی نور بانو نے پیچھے مڑ کر
विंटर चार्म को देखा, इसकी आंखों में फिर इसने नासमझी से नफी में सरा, मुझे नहीं पता बाजी, मैंने तो अभी देखा, ये तो मेरा है, तुर्की में मुझसे गुम हो गया, यहाँ कैसे आया, ये किसने लगाया। और नूर बानो कम और खुद से ज्यादा बातें कर रही थी। नूर बानो हरसान सी होगी, मैं तो पहले ही कहती थी बाजी कि हमारे घर में जिन है। मगर वो सुनने में गए तेजी से किचन से बाहर, सुनिए कि ऊपर वाले कमरे का दरवाजा बंद था। बस स्लैश का हाथ पकड़े नंगे पैर तेज से सीढ़ियां चढ़ने लगी। वहां पर लगे बैंडेज अब खुल चुके थे, मगर जख्मों के निशान अभी तक थे। 1 2 3 4 कदम जैसे ज़ैनब पर नहीं इसके दिल पर बढ़ रहे थे। सांस तेज चढ़ रही थी। इसे नहीं पता था वह चंद सीढ़ियां चंद सदियां क्यों बन गई हैं। फासले जैसे ये फासले कभी खत्म न हो। फूले तनस्सुब के साथ ऊपर आई और रखते दिल के साथ आखिरी कमरे का दरवाजा धकेला। गेस्ट रूम के बेड पर एक खुला हुआ बैग पड़ा था, जिसमें से शर्ट निकालते हुए बेड के साथ जरा सा जोगा खड़ा था। आहट पर इसने सर उठाकर देखा। हिया चौखट पर स्लेज का गिलास हाथ में लिए इसे फटफटी नजरों से देख रही थी। जहां इसे देखकर चलना में कुछ कह नहीं पाया, फिर धीरे से मुस्कुराया। शर्ट बैग पर रखी और तेज से कदम कदम चलता इस्तकाया। नीली जीन्स और सब शर्ट में बहुत फ्रेश लग रहा था। मरहबा, ख्याल से चंद कदम दूर रुक कर इसने हल्की सी मुस्कुराहट के सर को हम देते हुए इसको सलाम किया। हया चंद लम्हे वैसे ही साफ निगाह से देखती रही और फिर इसके आधे खुले लब बीच गए। पेशानी की रगे तन की और हैरत आंखों में यकयक गुस्सा आ गया। एकदम इसने स्लेज से भरा गिलास जहां पर उलट दिया। तुम वहां मरने के लिए मुझे छोड़कर गए थे, मैं वहां कितनी दफा मरी तुम्हें पता ही नहीं, और अब तुम आकर कहते हो मरहबा। वह एकदम फुट पड़ी थी। स्लेज जहां की शर्ट पर गिरा था और एकदम पीछे हुआ। पहले इसने अपनी शर्ट को देखा, फिर हिया को, जैसे इसे यकीन ना आया हो हिया ने ये किया है, जैसे इसे यकीन ना हो कि हिया ने एक दफा फिर ये किया। हिया वो लम्हे भर का कुछ बोल ही ना पाया। कुछ मत कहो, तुम्हें जो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तुम क्या समझते हो मुझे बेवकूफ हूँ जो मैं नहीं समझती? शायद पता नहीं तुम वहाँ गए भी थे या नहीं, मैं नहीं जानती वहाँ कौन था, मगर मैंने वहाँ बॉर्डर सुरंगें फटके देखी, मैंने वहाँ पर गोली चलती सुनी, मैंने वहाँ धुआं देखा। मैं नहीं जानती वहाँ पर क्या हुआ, मगर जो भी हुआ इसके पीछे तुम्हारा ध्यान था। मैं जानती हूँ जहाँ तुम हमेशा चीजें प्लान करते हो, मगर तुमने कहा था कि इस दफा तुम कुछ प्लान नहीं करोगे, लेकिन तुमने किया था। अगर तुम मुझे बता देते मैं कितना परेशान रही, कितनी तड़पी थी, कितनी बेसुकून रही इन चंद दिनों में, अंदाजा नहीं है तुम्हें। वहीं बेड के किनारे बैठी और फिर एकदम हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। जहां ने एक दफा फिर गर्दन झुकाकर अपनी गिरी शर्ट को देखा, फिर फर्श पर गिरे प्लास्टिक के गिलास को। शुक्र है प्लास्टिक का था जो से टूटा नहीं। तुमने क्या किया है इस वक्त मैं नहीं जानती, मगर जो भी किया बहुत बुरा था। अगर वहाँ मेरा दिल को कुछ हो जाता, मैं शौक से मर जाती, तो तुम क्या करते तुम? मगर तुम्हें तो कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता। वो रोते रोते कह रही थी, अगर तुम्हारी याददाश्त ठीक से काम कर रही तो तुम्हें याद होगा मैंने कहा था फौरन वहां से चली जाना। अगर तुमने सब कुछ देखा है तो इसका मतलब है तुम वहां पर थी। तुमने मेरी बात नहीं मानी। ख्याल ने एकदम से गिला चिर उठाया। मैं चली भी जाती तो कितना दूर जाती, चंद मीटर दूर ही तो खड़ी थी हमारी जीप। क्या मुझे वहां तक सुरंग की फटने दमकने गोलियों की आवाज ना आती? और एक तारीख खामोश रात थी और तुम जानते थे कि मुझे आवाज आएगी, इसलिए तुमने मुझे कहा था कि सरहद तक ना जाओ। क्या तुम वाकई सरहद के पार गए थे? क्या पता तुम तो गए ही नहीं हो। मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं। जहाँ कितने दिन वो मुतर्रब बेचैन और दिलगरी थी, और अब इतने कितने मजे से वो कह रहा था मरहबा, यानी कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, यानी कि तुम हमेशा अपनी मर्जी करती हो, और अगर मैं अपनी मर्जी करूँ तो तुम गुस्सा करती हो। जहाँ ने सर झुका कर अपनी गिरी शर्ट को देखा। क्या कुछ रह गया जो तुमने मेरे ऊपर नहीं तोड़ा? एक ही दफा तोड़ लो, यही सजा तुम जाए। हफ्की से बोले। हिया ने इसकी गिरी शर्ट को देखा। इसे जरा भी अफसोस या पछतावा नहीं था, फिलहाल वो इसी काबिल था। मैंने तुम्हें कहा था तुर्की और शाम के बॉर्डर सबसे आसान बॉर्डर है। मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि वो हमें नहीं पकड़ सकते जब हम ना चाहें। आसान बॉर्डर होने का ये मतलब नहीं होता कि मुंह उठाकर सरहद पार से चले जाए। आसान बॉर्डर का मतलब ये था कि ऐसे बॉर्डर पर सरहदी फौज को डाज देना आसान होते है। कच्चा बाथरूम की तरफ गया। चंद लम्हों बाद वो शर्ट का गिरबान तौलिए से साफ करते हुए वापस आया। तुर्क शाम बॉर्डर ऐसी तरह की क्रॉस करते हैं। कमांडर शिया थे, इसलिए मुझे चाहिए था कि मैं इसे ईरान से कॉल करवाता, और ईरान में मेरे पास बेहतरीन ऑप्शन आशे थी। इसने इन्हें फ़ोन करके एक ऐसे क्रिमिनल के बारे में बताया जिसे वो पकड़ना चाहते थे। हालांकि वो आदमी एक हफ्ते पहले तुर्की से शाम जा चुका था, लेकिन इन सिक्योरिटी फोर्सेस के गद्दों को नहीं मालूम था। शर्ट साफ करके इसने गर्दन के ऊपर जूस के कतरे भी इसने तौलिए से साफ किए और गिला मेज़ा नजरों से
गिला अमेज नजरों से हिया को देखो, और अगर तुम किसी और पर कुछ गिराने से पहले इस बात सुन लिया करो तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने जिस क्रमिल के बारे में बताया था वहां पर जा ही नहीं रहा था। जो बंदा मेरी जगह बॉर्डर से इस पोस्ट तक गया था, इसको पैसों की जरूरत थी। जब वो इसे पकड़ लेंगे तो 6 माह इसे जेल में रखेंगे और फिर छोड़ देंगे, और इन 6 माह में इनके घर वालों का बहुत अच्छा गुजारा हो जाएगा। ये सिर्फ एक डिवीजन था जो मेरी तरफ से हम सिक्योरिटी फोर्सेस को देते थे, क्या मंजरी की चौकी की तरफ से अपना फोकस रखें, और ऐसे में इनकी तवज्जो किसी करीबी चौकी से हट जाया करती थी, और हम इनकी इसी बेध्यानी का फायदा उठाकर बॉर्डर पार कर जाते हैं। तुर्की का बॉर्डर सब इसी तरह क्रॉस करते हैं, एक बंदा पकड़वाते हैं और पूरी की पूरी फैमिली करीब ही कहीं दूसरी जगह से बॉर्डर पार कर ले लिया करती है। जो सुरंग फटने उन लोगों से बहुत दूर थी, सिर्फ अफरा तफरी फैलाने के लिए किया गया था मैंने ये। तो इसलिए इसके जूते का रुख बाईं तरफ था, बॉर्डर की तरफ जा ही नहीं रहता, इसने जाना ही बाईं तरफ था। कुछ ने नहीं, कुछ तो था जहाँ ने इसे सिखाया था, मगर इसने सिखाई हुई बातों को पहले अप्लाई करती तो इतनी परेशानी न होती। अगर मैं तुम्हें बता देता वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस वाले तैयार हैं, सुरंग फटने की गोली चलेंगी, तो क्या तुम मुझे वहां से जाने देते? तो परेशान हो जाती। तुम इतने दिन परेशानी में गुजरा, कहीं मेरा डिवीजन नाकाम तो नहीं हो गया? कहीं ये ना हो कि सिक्योरिटी फोर्सेस वालों को अंदाजा हो गया हो और इन्होंने आसपास फोर्सेस बढ़ा दी हो? तुम इसी तरह की बातें सोचती रहती हो, परेशान होती, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मगर नहीं, वो है सलमान ही क्या जो मेरी बात मान ले, जो अपनी अक्ल से बेअकल वाले काम ना करे। गीले तौलिए को सफ़े की पश्त पर डालते हुए बरहमी से कह रहा था, हिया ने भीगे रेसान हथेली की पश्त से साफ की। और वो लड़की कौन थी जिसके साथ एक दफा ने देखा था? अब मत जाहिर करने का तुम्हें याद नहीं वो। और हाँ, वो आयशा थी। आयशा ने तो कभी इतनी बेतकलीफी हो ही नहीं सकी, सच बताओ। नहीं, इनफैक्ट मुझे याद आया, वो मेरी सेक्रेटरी थी भी। मैं तो वो जानती थी वो झूठ बोल रहा है और असल बात कभी नहीं बताएगा। अब भी कुछ बातें जो इसे नहीं बताई, मगर फिल वक्त इसको कुछ बताना चाहती थी। मैं वहाँ तुम्हारे लिए गई थी, जहाँ मैं तुर्की तुम्हारे लिए गई थी, जहाँ के हफा चेहरे के तने हुए तनासे जरा ढीले पड़े और फिर एकदम मुस्कुराहट इसके लबों पर आ गई। वेरी गुड, मैं यही सुनना चाहता था, बहुत महफूज हुआ था। मैं हमेशा से चाहता था कि तुम वहाँ कपकेदे देखने के लिए नहीं आई। कपकेदिया की बात कौन कर रहा है? जहाँ इसने उठाकर टोका। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुमने मुझे कपकेदिया खुद बुलाया था, वरना तुम कभी मुझसे मान सन वाली बात ना करते। तुम जानते थे कि मैं वहाँ आऊँ, लेकिन मैं कपकेदिया की बात नहीं कर रही। इसके सामने आकर खड़ी हो जब बोली तो इसकी आवाज़ पहले से हल्की थी। वह ट्रे उठाए बाहर निकली। जहाँ ने पिछली सीट पर पड़ा इसका चॉपर उठाया। चले मादम, आपके कपड़े ड्राइवर ले आया है, वो मुस्लिम बेचारगी से कहते हुए रास्ता छोड़कर आगे जाने का इशारा कर रहा था। यहाँ के लबों पर मुस्कुराहट अमद आई। अभी वो चंद कदम ही चल पाई, यहाँ की आवाज़ इस कान में टकराई। ये गाड़ी किसकी है? शायद कोई मेहमान आए है। इस बात पर हिया ने गर्दन मोड़कर देखा। पोर्च में खड़ी गाड़ी के आगे खड़ी गाड़ी और पैरों के नीचे से जमीन सड़की। इसकी स्याह वो ज़्यादा गाड़ी में बचाती थी। पता नहीं, इसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। ट्रे पर जमी इसके हाथ मजीद सख्त हुए। जहाँ कुछ कहे बगैर शॉपिंग बैग पकड़े इसके आगे आगे अंदर आया। जहाँ के पीछे अंदर आई, एक एक कदम बहुत भारी हो गया। लाउंज के दहाने पर ही अंदर का मंजर दिखाई दिया। इसने कदम चौकट से जरा जमे हुआ तारीख खुशी में खड़ी थी। अंदर वाले लोग इसकी तरफ मुतवज्जो थे। वहाँ वरी सोफे पर टांग रखे बैठा था। सामने अब्बा, साइमा, ताई, रोहिल, नताशा, फुप्पो, सोनिया तो चलो शादीशुदा थी। खानदान की रवायत के मुताबिक इसका पर्दा नहीं था। इसकी बातें तो ये थी कि रम भी वहीं है, कोने में खड़ी थी। इसके हाथ में ट्रे थी, जैसे वो कुछ सर्वस करने के बहाने यहाँ आई हो और फिर यहीं खड़ी होगी। जहाँ अंदर आया, एक नजर सबको देखा, फिर एक मिनट कहकर शॉपिंग बैग की तरफ इशारा किया, जैसे इन्हें रखने हैं, और सीने चढ़ता गया। वो वहीं खड़ी रहेगी। ट्रे को पकड़े इसके हाथ पसीने में भीग गए थे। वलीद ने जहाँ को सीने चढ़ते देखा तो गर्दन इसी तरफ मोड़ी। हिया को देखते हुए एक जहरीली मुस्कुराहट इसके मुंह पर उमड़ आई। वो कुछ मसरूर सा वापस इन सब की तरफ होता जाएगा। अभी तक उलझन निगाहों से देख रहे थे। जी सलमान अंकल, तो मैं कह रहा था कि हमें इस मामले में आराम से बात करनी चाहिए। मिस हिया, सॉरी मिस हिया, मिसेस हिया, तो ये जानती हैं कि मैं यहाँ क्यों आया है? इसने बात करके फिर से एक फातिहाना नजर हिया पर डाली। अपन ने इसकी नाकाहों के तक में हिया को देखा, फिर वलीद को। वलीद, ये मेरा घर है, यहाँ इस तरह के मामला डिस्कस नहीं करने का मतलब क्या है? अब्बा को जैसे इसका आना वैसे ही सब कुछ कहना अच्छा नहीं लग रहा था। रोहिल ताया अब सबके माथे पर बेल थे, जैसे किसी को यह सब पसंद नहीं था। बात घर की थी, इसलिए मैंने सोचा कि घर में कर ली जाए। जो चीज़ मेरे पास है, इसे देखकर आपको अंदाजा होगा कि आप लोग इतनी इंसान से मेरे शेयर सेल नहीं कर सकते। वलीद, ये कोई तरीका नहीं है, दावर भाई नागवारी से कहते होने लगे। जोहिल भी वरमी से यह सब कुछ देख रहा था। इरम भी इसी तरह कोने में खड़ी थी। शायद किसी ने इसे जाने के लिए नहीं कहा था, शायद कहा भी हो तब भी वो खड़ी हो। गालबन सारा तमाशा देखना चाहती थी। इस सारे में अगर कोई बड़े मजे से बैठा
کے کین سے گونڈ گونڈ بڑھ رہی تھی تو وہ نتاشا تھی، ہر فکر سے بے نیاز آج کی کوششن کو انجوائے کرتی ہوئی۔ داور تم اسے ضرور دیکھنا چاہو گے؟